चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। किसकी होती है? बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटने परोवानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। आज के दिवस की तैयारी सबसे पहले इतिहास के पन्नों में जो तारीख मिलती है कि 9 नवंबर 1946 में संविधान लिखने की पहली बैठक हुई थी। उसके ठीक साल और महीनों के बाद 26 नवंबर 1949 में यह संविधान पूरी तौर पर लिखा गया, जिसमें 165 बैठकें हुई। 11 सूत्रों के माध्यम से 2 साल 11 महीना 18 दिन इस संपूर्ण अवधि में इस संविधान को लिखा गया। और उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 में इसे विधिवत लागू कर दिया गया। भारत 1947 में आजाद हुआ। आजादी के बाद क्या हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ था? पर कहते स्वतंत्रता अगर मर्यादा के बीच में नहीं रहे तो स्वच्छंदता का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए उस गुलामी की जंजीर से निकलने के बाद 1947 के बाद लगभग 3 साल बाद इस भारत को विधिवत चलाने के लिए एक संविधान की रचना की गई। ये इस बात का उद्घोष करती है, क्या स्वतंत्रता ही पूर्ण है? अगर स्वतंत्रता को मर्यादा के बीच में रहकर विधि विधान से नहीं बांधा गया तो आने वाला भारत आखिर होगा क्या? कहते 7 सदस्यों की कमेटी बनी थी, इसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। तो 2 विदेश चले गए, 2 बीमार रहे और 2 राजनीतिक कारणों से बैठक में कभी आए नहीं। इस संपूर्ण विधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा। वो कई बार बैठकें हुई, इसमें 11 सूत्रों के माध्यम से इस देश का विधान लिख दिया गया। कहते संपूर्ण भारत का विधान
भारत की भौगोलिक स्थिति, जातिगत व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं और बाहर के देशों में सफल तक जो अनुच्छेद रहे उनको आधार बनाकर लिखा गया। और आज भी लगभग 77 वर्ष बाद भी 77वां गणतंत्र दिवस है, 76 वर्ष बाद भी आज भी संविधान में कोई परिवर्तन करना बहुत कठिन काम है। इस तरह से लिखा गया। हम जब स्वतंत्र हुए तो उस समय सोचा गया कि जिस गुलामी से देश जकड़ा हुआ था, जिस गुलामी से हमने खोया है, उस गुलामी से उबर कर हमें देश को सही दिशा में ले जाना है। जब इतिहास के पन्ने पलट के देखते हैं तो एक बात समझ में आती है और आंखें भर आती है कि इस आजादी को पाने के लिए उस समय के देशभक्तों ने, देश के आजादी के दीवानों ने कितनी यातनाएं सही हैं, कितनी पीड़ाएं सही हैं, अपने प्राणों की आहुति दी है, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली है। आज संविधान के 76 वर्ष पूरे होने के बाद और आजाद होने के बाद क्या जिस पीड़ा को, जिस लोगों ने देश को आजादी दिलवाई थी, जिस पीड़ा को भोगकर, जिस तकलीफ को भोगकर, क्या इतने वर्षों बाद क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं? एक सवाल है। यहां एक राष्ट्र के जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं। एक सवाल मेरे मन में कई बार आता है कि संपूर्ण विश्व में भारत ऐसा है जिसे मां के संबोधित किया जाता है कि भारत माता कहते हैं। और महोदय यहां बैठे हुए हैं, विधायक हैं। आप बीजेपी से, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस, जो भी है। आप एक जिम्मेदार पर्सन है। इस देश को माता कहा जाता है, पर शर्म तो तब आती है जब माता बहनें ही सुरक्षित नहीं। यहां घटने वाली अभद्र घटनाओं में 90% को दबा दिया जाता है। 9% केस पैसे लेकर रफा दफा कर दिए जाते हैं और 1% प्रकाश में आते हैं। उसके बाद भी महिला और बच्चों के साथ अत्याचार होता है, उसे आप भारत माता कहते हैं। पूछिए शासकों से कि जिस देश को माता कहते हैं, क्या माता बहनें सुरक्षित हैं? हम दुहाई देते हैं कि हमारी आजादी को इतने वर्ष हो गए, हमारे देश का संविधान सबसे लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान है। क्या हमारी मानसिकता बड़ी हुई? हम आजादी का सही उपयोग कर पाए? जब समस्त जातियों के लोगों ने मिलकर भारत को आजाद कराया और आज यही लगभग 80 साल होने को आए देश को आजाद हुए, अब जाति के नाम पर वोट लेकर देश को आगे बढ़ाया जाता है। क्या यही भारत है? हम भारत की तारीफ तो बहुत करते हैं कि वसुंधरा हमारी बहुत सुंदर है, जितना प्राकृतिक सौंदर्य भारत के पास है उतना हो सकता है किसी देश के पास ना हो, पर क्या हम उतने सुंदर हो पाए? हम अपनी तारीफ तो करते हैं, पर एक छोटी सी घटना भी देश को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर देती है कि लोग न्याय की गुहार करते हैं और शासक देश को अंगुली पे नचाते हैं। क्या यही भारत है? आजादी के बाद जब संविधान लिखा गया तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार सबको दिए गए। क्या एक आम नागरिक स्वतंत्र होकर अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर पा रहा है?
उसे पता ही नहीं है कि मेरे मौलिक अधिकार क्या है। जब राष्ट्र के नेता अपनी पार्टियों की या अपने किए कामों की दुहाई दुनिया को देते हैं, कभी आपने यह सोचा है कि भारतीयों को संविधान की बातें बताई जाए, उनके क्या मौलिक अधिकारों से परिचय कराया जाए, ताकि एक भारतीय व्यक्ति भारत में रहते हुए निडर होकर जिए। कानून जो देश की सुरक्षा के लिए और नागरिक की सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं, आखिर आम नागरिक कानून से डरता क्यों है? उसे पता ही नहीं है कि मेरी सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए गए हैं, क्योंकि शासकों ने कानून के नाम पर इतना भय जनता में पैदा कर दिया कि अपने मौलिक अधिकार भी वो नहीं जानते। आखिर हम जा किस दिशा में रहे, किस दिशा में देश जा रहा है? बात अतीत में शासकों की या वर्तमान शासकों की है। जो चूक आज भी भारत में है, उसमें सबका योगदान है। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, ये सबकी चूक है। कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, और देश तो एक ही है। सबसे पहले आचार्य महाराज ने ये बात देश में उठाई थी कि मांस निर्यात बंद किया जाए। इसी बात को भारत आजाद होने के पहले, तब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उस समय, तब गांधी से उसमें थे कि भारत जब आजाद होकर संपूर्ण बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएंगे, तब देश आजाद हुआ। और पहले पीएम नेहरू जी बने, तब 52 सांसदों में से जब तक जेल सांसद दामाद थे उस समय पहली असेंबली में, उसी में से महावीर त्यागी हुए थे। उन्होंने असेंबली में बात उठाई थी कि आपने घोषणा की थी कि जिस दिन भारत आजाद होगा, संपूर्ण बूचड़ खाने देश से बंद कर दिए जाएंगे। आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या वो काम पूरा हो पाया? मांस बेचकर देश में रेवेन्यू लिया जाता है। क्या यही भगवान महावीर का भारत है? क्या यही गांधी का भारत है कि मांस बेच के देश में पैसा आ रहा है, भारत की दुहाई देते हैं? हम कहां पहुंचे? 80 साल बाद भी कहीं नहीं पहुंचे। तो कहते हैं अतीत में भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था। कोई बात नहीं, समय के आंधी आई, देश गुलाम हुआ और भारत का बहुत सारा धन बाहर चले गया। आज भी भारत में वो योग्यता और दक्षता है कि फिर से अपने को समझ रहा है। कुछ घराने भारत में लिमिटेड हो गए हैं कि जो करेंगे यही करेंगे। एक संत गुहार लगाता है कि आम जनता बेबस है, लोगों के पास काम नहीं है, तो दो लोगों के देश के नागरिकों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हथकरघा भी संत लेकर आए। इस भारत में 3 दिन आचार्य विद्यासागर महाराज किए कि मांस निर्यात बंद करो, इंडिया नहीं भारत बोलो, और हथकरघा कि काम कुछ घरानों के हाथ में नहीं रहेगा, कुटीर उद्योग हर घर में होंगे, हर हाथ में काम होगा। हम आजादी के बाद आराम करने लगे, आराम के बाद राम का नाम लेने लगे, तो काम कौन करेगा? आराम भी करिए, राम का नाम भी लीजिए, पर काम भी तो कीजिए। क्या कुछ लोग काम करेंगे, बाकी निकम्मे बैठे रहेंगे देश में? उठाइए इस बात को देश की संसद में, क्योंकि सन 2 फरवरी 1835 में हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन डॉक्टर मेकाले ने एक बात कही थी कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की, मुझे संपूर्ण भारत में कोई चोर याचक नजर नहीं आया, और हर घर में एक कारखाना उद्योग चलते मैंने देखा है। ये उस समय का भारत था जब हर घर में काम था। आज क्या हो रहा है?
सत्ताधारियों ने कुछ घरानों के हाथ में बागडोर सौंप दी देश की। आने वाला भविष्य क्या होगा? सोचिए, विचार कीजिए। जब संत कोई बात अपने जहन से कहता है, अपने मुख से, तो उसकी बात में बहुत गहराई होती है। 3 सूत्र देके गए दुनिया को हमारे गुरु विद्यासागर जी महाराज। उन्हें भारत को गौरव दिया कि तुम इंडिया बोलते हो, उसे भारत बोलो, कि भारत से भारत का इतिहास गौरवान्वित होता है। आज हथकरघा की बात अगर आई है तो सामने झंडा दिख रहा है आप लोगों को, राष्ट्र का झंडा। आपको नेताजी आश्चर्य होगा ये कि ये यहीं पे बना है। इसका निर्माण हथकरघा के माध्यम से हुआ। से बाजार से खरीदकर नहीं लाया गया, ये गुरुजी ने दिया। ये उनकी राष्ट्र के प्रति भक्ति थी। उन्होंने शिक्षा पद्धति को नाम दिया प्रतिभा स्थली। पर कौन सी शिक्षा? जो अतीत में गुरुकुल के माध्यम से इस देश का संचालन करती थी। जब देश गुलाम बुद्ध कॉन्वेंट आया, ये मेकाले की शिक्षा पद्धति वर्तमान में है। हमारी मजबूरी हो सकती कि डॉक्टर मेकाले को अवॉइड नहीं कर सकते। कॉन्वेंट भारत की जड़ों में घुस चुका है, तो हमारे पास जो गुरुकुल की पद्धतियां थी 72 और 64 कला, क्या मेकालय और भारतीय जो पुरानी गुरुकुल पद्धति थी, इनका कॉम्बिनेशन बना के क्या हम नहीं पढ़ा सकते? आज वही चीजें बच्चों को दी जा रही है प्रतिभा स्थली के माध्यम से। मुझसे कहा गया कि आने वाला वक्त इस बात पर प्रकाश डाले कि गुरु जी के सिद्धांत को अपने जीवन में कहां तक लेके जाना है। आज आप यहां रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहां आपका निर्माण हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? आपका निर्माण। निर्माण में बंदिशें होती हैं, बंधन होते हैं। आगे जाकर आपको जीवन का निर्वाह करना तो आपका आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा, क्योंकि आचार्य महाराज ने अपने जीवन के अमूल्य समयों में से आपको दिया है। इन पहले बहनों का निर्माण किया और बहनों के माध्यम से आपका निर्माण किया, तो दोनों यूनिट का एक कर्तव्य बनता। गुरु जी के सारे सिद्धांत, उनकी एक एक बात आपके जीवन में अंतरंग तक उतरी रहे। अगर ये रहेगा तो मुझे विश्वास है आप जीवन में सफल होंगे और उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे। हम तो वो दिन देखते हैं जब यहाँ के बच्चे, ये बच्चियां शीर्षस्थ पदों पर जाएंगी और आज का गौरव बनेगी। तब इससे कोई पूछेगा कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा कहां से पूरी की थी, जिस अनुशासन का आप पालन करती हैं, जिस मर्यादा में आप रहती हैं, वो आपने कहां से सीखा। तो जोर से दुनिया के सामने कहना कि हमारे शीश पर भगवान विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है और हमने मर्यादा अनुशासन प्रतिभा स्थली से सीखा है, तब उनका सपना पूरा होगा। आप सबका दायित्व है, हम लोग का भी है, पर आप लोग का ज्यादा है। दुनिया में आपको जाना है, हमारी दुनिया तो लिमिटेड है। जब दुनिया में जाओ तो ऐसे कदम बढ़ाना, इतनी सावधानी के साथ और अपना ऐसा निर्वाह करना निर्माण के साथ कि लोग कहे कि हम चूक गए, काश हम भी प्रतिभा स्थली में पढ़कर आए होते। ये सोच और ये आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर रहते हैं। अपने जीवन में समय बहुत हो चुका है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आचार्य महाराज ने आपको जो दिया है अभी सिर्फ दिया ही है, आपसे लिया नहीं है। आपको अभी तक मिला है, और आने वाला समय कहता है आप लोगों से कि आप लोगों को लौटाना भी है। तो आप पे कर्ज है उनके सिद्धांतों का,
जो दुनिया को देना चाहते हैं आपके माध्यम से आने वाले भविष्य में हर बच्ची को जो यहाँ से मिला है उसे अपने जीवन में निर्वाह करते हुए आपको लौटाना अवश्य है। आप सबका जीवन उज्जवल हो, विकसित हो, इसी शुभ भावना के साथ बोली आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक मिनट अपने मुझसे बोलो कुछ ना, माइक दे।